कि 33 संख्या में कम लगे, जबकि वास्तविकता रिपोर्ट यह है कि 60% ऑन एन एवरेज पिपलदा क्षेत्र में अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है। जिस रिपोर्ट की प्रति मैं आपकी अनुमति से सदन की मेज पर रखना चाहता हूं। इसी प्रकार मेरे दूसरे प्रश्न में विभाग ने खुद प्रश्न में बताया है कि 24,801 किसान प्रभावित हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा राहत के रूप में 1 फुट कौड़ी किसानों को नहीं दी गई है। और तो और बड़ी चतुराई के साथ, अरे भाई मेरे सर, मैं आपका संरक्षण कर रहा हूं सर। ये तो आपने कहा, मैंने पढ़ा। प्रश्न पूछो ना, जो पूछना है सर, आप जो चाहते हो प्रश्न पूछो। प्रश्न सर ये है, प्रश्न का औचित्य नहीं है सर, डामाडोल करके जवाब दिया गया है। अभी उनका नंबर होने दो सर। अरे माननीय मंत्री जी देंगे जवाब। प्रश्न पूछूंगा, माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। प्रश्न पूछूंगा, बैठिए। माननीय मंत्री जी सर, प्रश्न पूछूंगा, जो गलत जवाब दिया है बड़ी चतुराई के साथ, प्रश्न व्यवधान नहीं, उसमें आपको जवाब देना पड़ेगा सर। आप क्यों बोल रहे हो? अरे बैठिए माननीय मंत्री महोदय, बिना अनुमति के न इधर के लोग बोले। बड़ी चतुराई के साथ मेरे प्रश्न पूछने के बाद 27 से 1/25 को किसानों के कृषि आदान अनुदान भुगतान के लिए विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे लॉटरी में मेरा प्रश्न लग गया। सब क्या किसान टैक्स नहीं दे रहे हैं? भाषण नहीं, प्रश्न पूछो सर। प्रश्न मेरा इतना सा है। हाँ, वो पूछो सर। प्रश्न तो मैं पूछ लूंगा, पर जो जवाब डामाडोल चतुराई के साथ प्रश्न पूछो, जवाब उसका तो जवाब कोई ना कोई देगा सर सदन में। आप जो प्रश्न पूछो ना उसमें आपको मना थोड़ी है। प्रश्न किससे पूछे सर? अरे उत्तर दिलाना मेरा, अरे मेरा काम है। किसानों के प्रति सरकार कितनी गंभीर है, इसका प्रमाण ये है कि माननीय मंत्री पूछना भी नहीं आवे, प्रश्न पूछना तो पहले शुरू करे। मेरा पहला प्रश्न ये है सर, माननीय कि मेरे को संसदीय मंत्री यहाँ पर हैं, उसके पहले आप खड़े नहीं होंगे सर। पहला प्रश्न मेरा ये है, आपका नहीं है। पहला प्रश्न ये है कि समय सीमा बताने का कष्ट करें कि किसानों को कब तक मुआवजा दे दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पहला इनका प्रश्न है, उसमें हमने कहा जी हाँ जी होए। अरे ये है मेरी अनुमति से दे रहे हैं, मेरी अनुमति से दे रहे हैं। मेरी बार बार खड़े ना हो, मेरी अनुमति से हो रहा है। आप क्यों खड़े हुए? आप बैठो। आप, अरे ये काम मेरा, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अरे आप, ये मेरा काम है, मेरा काम आपको नहीं मिला है। ये काम मेरा है, सदन हैंडल करना मेरा काम है। नहीं, ये छोड़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, और मैं माननीय सदस्यों से, आपसे भी आग्रह कर रहा हूं, उनसे भी कर रहा हूं, दोनों बिना अनुमति के खड़े न हो। कोई कहेगा व्यवधान आएगा, मैं बैठा हूं, नहीं होगा, किससे उत्तर दिलवाना ये मेरा काम है। चलिए आप चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, मैंने पहले क्वेश्चन में कहा है कि जी हाँ, जिला कलेक्टर कार्यालय कोटा से प्राप्त 7D रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा क्षेत्र पिपलदा में बाढ़ से 33% इससे अधिक फसलों में मिल चुका है। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दीजिए। हाँ, तो उत्तर तो सुन लो, फिर उसका ही जवाब दे रहे हैं आपको। न मिले दोबारा आपने जो पूछा है उसमें 25,458 हेक्टेयर में खराबा हुआ। मैं ये पढ़ रहा हूँ। आपने जो बताया कि हमारे वहाँ खराबा कितना हुआ, तो मैंने बताया है 25,458 में आपके फसलों का खराबा हुआ है। उसमें 24,801 प्रभावित किसान जिसको नुकसान हुआ है, उसके SDRM नॉर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए। किस तारीख को? मेरे पास तारीख भी है, सब कुछ है, आपको जवाब भी दूंगा मैं। और प्रभावित काश्तकारों को SDRM नॉर्म्स के अनुसार कृषि अनुदान भुगतान किए जाने हेतु दिनांक 27/1/2025 को दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सुनिए बात। अरे पहले उत्तर, पहले बात तो सुनिए, बाद में आप सुनना ही नहीं चाहते। आप पूछिए दूसरा। प्रभावित काश्तकारों के डाटा DMIS पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। उसको शीघ्र ही आदान अनुदान भुगतान करने की प्रक्रियाधीन है। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि आने वाले समय में हमारे पिपलदा में 175 गांवों व दिगोद में
85 गांवों में बाढ़ से कुल 25,400 हेक्टेयर में 33% नुकसान हुआ था। उसमें ये जो किसान प्रभावित हुए 24,801 उनको जल्दी ही भुगतान कर दिया जाएगा। दूसरा, आपने जो बताया कि 27/1/2025 को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जल्दी ही उनका भुगतान कर दिया जाएगा। एक प्रश्न और पूछो। सर, जो इसमें लिखा हुआ था वो का वही पढ़ दिया। गंभीर विषय है। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करूंगा, किसानों के प्रश्न प्रति पूछो। कितना गंभीर ये सरकार है। प्रश्न माननीय पूछो, मंत्री भाषण जी नहीं, उपस्थित नहीं है। प्रश्न पूछो। सर, प्रश्न का उत्तर तो वो का वही पढ़ उत्तर दिया। नहीं, उत्तर तो आपने कहा, मैंने पढ़ लिया। प्रश्न ठीक है, मैं पूछो। प्रश्न पूछ रहा हूं। जैसा कि आपने स्वीकार किया कि नुकसान हुआ है, तो ये तो आपने फसलों का किया, निश्चित रूप से मकानों भी क्षतिग्रस्त हुए होंगे। क्या मकान जो क्षतिग्रस्त हुए उसका मुआवजा भी सरकार देने का विचार रखती है क्या? यदि हाँ तो कब तक, और यदि नहीं तो क्यों? मैं मकानों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो मकान क्षतिग्रस्त हुए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्होंने मकानों का इस क्वेश्चन में कहीं उल्लेख ही नहीं किया, परंतु तो भी मैं कहता हूं कि अगर ऐसा कलेक्टर के माध्यम से कोई आएगा तो उसका जवाब, उसका भुगतान भी कर दिया जाएगा। ये क्या फसल था? अभी जवाब तो आने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला क्वेश्चन माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि अतिवृष्टि से 50% खराबा हुआ था या नहीं हुआ था। मंत्री जवाब दे रहे हैं 33% या इससे अधिक। तो वो 33 का नहीं पूछ रहा माननीय मंत्री जी, वो 50 का पूछ रहा है। तो आप बता दें 50% कहां खराबा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरे का इन्होंने पूछा है कि सरकार ने कितने किसानों को मुआवजा दिया, संख्यात्मक विवरण रखिए। तो आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। आपने सिर्फ और सिर्फ जब माननीय सदस्य का क्वेश्चन लग गया तो आपने कहा 27 जनवरी 25, 6 दिन पहले जब क्वेश्चन लगाया तब आपने इसको अपलोड करने के निर्देश दिए। अभी तक चवन्नी भी नहीं मिली है। मंत्री जी ये बताइए, आप मुआवजा कब तक दोगे, ये बताइए। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर आपको अध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय प्रतिपक्ष नेता का सम्मान करता हूं, पर जिस तरह से इन्होंने जो विधानसभा क्वेश्चन लगाया वो पीपलदा का लगाया, और उससे भी आगे अगर आप चल के मैं पीपलदा का ही पूछ रहा हूं, सुनिए, मैं बाहर का नहीं पूछ रहा। मैं पीपलदा का ही जवाब दे रहा हूं। पीपलदा का उत्तर दीजिए। हाँ, मैं पीपलदा का उत्तर दूंगा, और इससे आगे अगर आप 20 जिलों का पूछेंगे तो भी जवाब देने को तैयार हूं। पीपलदा का तो माननीय मंत्री जी। हाँ, तो मेरे पास सभी जवाब है। तो जैसे आपने बताया कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक अधिसूचना जारी होने के बाद में प्रदेश में 20 जिलों में बाढ़ से 33% नुकसान हुआ। सब प्रदेश का पूछ ही नहीं रहे हम। अरे पीपलदा का बता दो। आप बता रहे हैं। आप उत्तर सुन लो, फिर वही बात आप पूछेंगे, आप सुन तो सही। महाराज जी, अरे भाई, समय एक ही प्रश्न में फिर कराना चाह रहे हो क्या? तय कर लो। मैं आपको बताना चाहता हूं पीपलदा में तहसील में 175 गांवों में, दिगोद में पीपलदा में 175 गांव, और उसके बाद में दिगोद में 85 गांव, और कुल मिलाकर 25,458 जो किसानों को नुकसान हुआ था, उसमें 33% जो फसलों का खराबा हुआ है उसका हमने तुरंत कलेक्टर के माध्यम से हाथों हाथ ही आदान प्रदान करके उसका अनुदान कर देने की प्रक्रिया चालू कर दी है, और जल्दी ही हम उसका अनुदान करेंगे। अगला प्रश्न है श्री यूनिस खान। हो गया, 10 मिनट हो गया एक प्रश्न में। ये बता दे, क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछा है कि 50% कितना खराबा हुआ है वो संख्या दे दे। और ये ऐसे नहीं होता है 33 से ज्यादा होता है। 50 हो 75 हो, कितना ही हो, माननीय मंत्री इतना नॉलेज होना चाहिए। बैठ जा तुम, हो गया, बहुत हो गया, साले बैठ जाइए, बैठिए। अगला प्रश्न माननीय यूनिस खान। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये जो बता रहे हैं 50% का भी जवाब देने को तैयार हूँ, और जो भी बात करेंगे उसका जवाब देने को तैयार हूँ। श्री यूनिस खान, अगला हो गया 323 हो गया जवाब। ऐसे माननीय अध्यक्ष जी, 323 मेरे पास जवाब आ गया, और मैं आपकी अनुमति से आप बैठिए। ये काम मेरा है, मैंने कह दिया। मेरा काम करने की कोशिश मत करो।
अरे आप क्या जरूरी थोड़ी है, ना ये होंगे ना आप होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से ये माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगा कि 1998 का ये औद्योगिक क्षेत्र है और इन्होंने जो भूखंडों की खाली संख्या बताई है वो तो काफ़ी है, 50% के करीब है। लेकिन मेरा आपसे आपके माध्यम से क्वेश्चन ये है कि क्या इस इंडस्ट्रियल एरिया में पीने के पानी, बिजली, और चूंकि बिजली यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से आती है इसलिए इंडस्ट्रीज़ को बिजली मिलती नहीं है, तो क्या डेडिकेटेड बिजली का अलग से व्यवस्था करेंगे? और यहाँ इसके पास में डंपिंग यार्ड बना हुआ है जिससे बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, क्या उसको हटाने के लिए भी सरकार कोई व्यवस्था करेगी? और यहाँ मरे हुए भी जानवर भी डालते हैं, तो मेरा ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को पीने का पानी, बिजली और डंपिंग यार्ड और मरे हुए जानवरों को डालना और जो मतलब टूटी हुई सड़क है उसको ठीक करने का क्या सरकार विचार रखती है? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यूनुस खान साहब ने जो खाली भूखंडों की बात करी है और ये भी इस पे भी एम्फेसाइज करा है कि 1998 से ये औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ था। ये 2017 के अंदर इसको सेमी डेवलप्ड घोषित करा था। तो उसके बाद में कोविड का समय भी आया और इस कारण से यहाँ पर आज की तारीख में जैसे उन्होंने संख्या बताई है वो जानते हैं कि करीब 47 भूखंड खाली हैं और 58 भूखंडों के ऊपर उत्पादन हो रहा है। हमने ये जो खाली भूखंड हैं उनको नोटिस भी दे दिए हैं और उनका जब जवाब आएगा उस हिसाब से काम करेंगे। बाकी जो पानी की यहाँ पे समस्या है और उसी कारण से इसको सेमी डेवलप्ड घोषित करा था, लेकिन हमारी सरकार पीने का, सिंचाई का और इंडस्ट्री के पानी की पूरी सुविधा कर रही है। जल्द यहाँ पे पानी भी उपलब्ध हो जाएगा। उसके साथ साथ बिजली का और जो वहाँ डंपिंग यार्ड है उसकी जो चर्चा करी है मैं उसको दिखवा लूँगा और निश्चित रूप से उसके ऊपर जो सोच समझ के कार्रवाई होगी उसको हम करवा देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा दिखवा लेंगे। मेरा आग्रह है, क्योंकि अगर उस एरिया को 1998 का एरिया है उसको चलाना है तो ये सारी सुविधाएं अपने को देनी पड़ेगी, इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि उस पर शीघ्र माननीय मंत्री जी कोई टीम भेज करके उस पर कार्रवाई कराएं। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है माननीय अध्यक्ष जी, हमारा जो यहाँ मकराना, डीरवणा, परबतसर और राजास और डीरवणा, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ये जब मेगा हाईवे बना था रिडकोर का, उस समय बाहर के लोगों ने, मैं पर्टिकुलरली ये कहूँगा दिल्ली के लोगों ने प्लॉट्स ले लिए, इसलिए वो लोग बिजनेस करने वाले लोग हैं, इंडस्ट्री लगाने वाले लोग नहीं हैं। तो उन पर आप अगर सख्ती से कानूनन कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये इंडस्ट्रियल एरिया न तो मकराना का डेवलप होगा, न डीरवणा का होगा, न परबतसर का होगा, न राजास का होगा, और न जो है हमारे ये लगभग आप ये देखिए कि 354 प्लॉट हमारे इस एरिया में खाली हैं, क्योंकि ये मेगा हाईवे पर है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस पर थोड़ा सा एक टीम भेज करके जो मैंने समस्याएं बताई हैं उन पर कार्रवाई करवाएं और ये खाली भूखंड जो हैं इनको शीघ्र कार्रवाई करें, जिससे लोग दूसरे आकर के अपनी इंडस्ट्री लगा सकें। श्री घनश्याम, मैं इस पे छोटा सा जवाब देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सभी सदस्यों को ये बतलाना चाहता हूँ, ये अक्सर बात होती है कि हमारे क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया की ज़मीन ली हुई थी इतने लंबे समय से। हम सब प्लॉट खरीदते हैं, लेकिन हम प्लॉट खरीदते ही उसके ऊपर मकान नहीं बना लेते। कई बार हम सही कीमत पर प्लॉट अगर मिल रहा होता है ले लेते हैं आगे के लिए। आज की तारीख में ज़मीन उपलब्ध कराना इंडस्ट्री के लिए अत्यंत मुश्किल है। पहले के समय में जो ज़मीन ली हुई है सही समय पर उसको डेवलप करेंगे। आपके क्षेत्र के अंदर अगर इंडस्ट्री कोई आ सकती है तो स्वागत है आपका, आप बताइए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वहाँ पर क्लस्टर के रूप में या इंडस्ट्रियल प्लॉट के रूप में उसको डेवलप करें। माननीय सदस्य ने जो कहा है मैं ज़रूर वहाँ पे टीम भिजवाऊंगा और उसको पूरी तरह से दिखवाऊंगा। ठीक है। श्री घनश्याम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल गया है। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से। विद्यालय को अभी पेमेंट, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिनको पेमेंट नहीं हुआ है और पेमेंट के अभाव में उनने बच्चों का एडमिशन लेना बंद कर दिया है। इस तरह की मेरे पास शिकायतें बहुत सारी।
तो मेरा आपके माध्यम से ये मंत्री जी से रहेगा कि उन विद्यालयों ने जिनने बच्चों का एडमिशन नहीं लिया तो उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे, ये मेरा आपसे पूछना। ठीक है, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान राजस्थान सरकार ने 900 करोड़ रुपए आईटी के तहत दिए हैं, क्योंकि पिछली सरकार ने ये भुगतान नहीं किया था और ये 18-19 का नहीं किया था, 19-20 का नहीं किया था, 20-21 का नहीं किया था, 21-22 का नहीं किया था, 22-23 का नहीं किया था। हमने वो भुगतान किया है और इन्होंने नहीं किया, वो अभी भी 800 करोड़ के आसपास बकाया है, उनका भी हम शीघ्र भुगतान करने की कार्रवाई कर रहे हैं। अगला प्रश्न कोई पूछना है? पूरे मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ये आग्रह रहेगा कि भाई उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे। एक दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे बच्चों का आपने एडमिशन का ये आंकड़े दर्शा दिए, तो मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से वो बच्चे कौन कौन से हैं जिनका प्राइवेट स्कूलों ने वो आंकड़े दिए हैं कि इतने बच्चे लिए, उन बच्चों की संख्या और नाम भी आप सदन को बताएंगे। इतने नाम बता सकते हैं क्या? उसमें क्या है, प्राइवेट स्कूल। माननीय सदस्य, ये अव्यवहारिक है कि नाम बताए जाएं? नहीं, अव्यवहारिक नहीं है। संख्या पूछ सकते हो? अव्यवहारिक नहीं है अध्यक्ष महोदय। उसमें हो क्या रहा है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है। यहाँ जिन तो बच्चों का नाम अब से अलग से आइए, दर्शा रहे हैं वो बच्चे वहाँ है ही नहीं। इस मुद्दे को अलग से नियमों में आइए, आप जरूर इस पे चर्चा नहीं, करेंगे। इसमें शिक्षा विभाग में ये घपला हो रहा है कि उस पैसे को खाने के लिए प्राइवेट स्कूल इस तरह के नाम दर्ज कर लेते हैं और वो बच्चे स्कूल में आते हैं। भाषण नहीं, तो इस तरह आंकड़े नहीं पेश करने चाहिए। बिराजी, कुछ कहना चाहेंगे क्या माननीय मंत्री जी? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो कह रहे हैं उनकी निरंतर समीक्षा होती है और इसकी जांच हमारा जो सीबीओ होता है वो उसको सत्यापित करता है, उसके बाद ही उसका फाइनल एडमिशन होता है। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है। ये जरूर होता है कि वो कम परसेंटेज बच्चे ले ले। इसके कारण ये होते हैं कि जो ऑफलाइन आवेदन आते हैं उनको एक तरफ रखते हैं और जो आईटी का टाइम निकल जाता है उसको बहुत एडमिशन दे देते हैं, पर ये जो कह रहे हैं ऐसा होता नहीं। अगला प्रश्न श्री विनोद कुमार। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मुझे क्वेश्चन का जवाब आ गया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 19-20 से लेकर 23-24 तक कुल 541 आवेदन प्राप्त हुए, उसमें से 511 लाभान्वित हो गए। 30 लोगों की इसके अंदर न तो कोई डाटा दिया गया कि निरस्त किए गए या उनका उसके संबंध 30 जो निरस्त किए गए या किस तरीके से उनको निकाला गया, उस संबंध में मैं मंत्री महोदय से चाहूँगा कि वो उस संबंध में बताएं मुझे। माननीय अध्यक्ष महोदय। हाँ माननीय मंत्री जी। मैं पीली बंगा से आने वाले मेरे मित्र माननीय सदस्य के जो प्रश्न पूछा है उसका पूरक उसका उत्तर देना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में वर्ष 2019-20 से लेकर 2023-24 तक पीली बंगा विधानसभा क्षेत्र में कुल 541 आवेदन आए, उसमें से 511 को लाभान्वित कर दिया गया। और जिन 30 के बारे में आपने कहा है कि जानकारी नहीं है, तो एक तो पहले आपका घर का एड्रेस बता दें। पिछली बार मैं जूली जी के घर पे गया था उत्तर देने के लिए, आपके घर पे आ जाओ। ये 30 लोगों के निरस्त की सूचना है जो मैं आपको दे दूंगा। और आप अगर कहें इनका उत्तर पूरा हो जाए फिर आप मेरे उत्तर पूरा हो जाए तो फिर आप पूछना। ये 30 लोगों की सूची मेरे पास है जो आपके पीली बंगा क्षेत्र के हैं। शोभाराम, इसमें एक्चुअल क्या होता है माननीय सदस्य, शादी के 6 महीने तक ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। ये वो 30 लोग हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं कर पाए या कुछ डॉक्यूमेंट्स कम थे तो जो अवधि निकल गई थी उसके कारण से इनका निरस्त कर दिया गया है। इसकी लिस्ट जो है मैं माननीय सदस्य आपको उपलब्ध करवा दूंगा ताकि आपकी जानकारी में रहे। आगे से इस कन्यादान योजना के लिए अभी हमने एक सर्कुलर निकाला है 31/1/2025 का, जिसमें शादी के 6 महीने की अवधि को बढ़ाकर 1 महीने तक का हमने 1 साल का हमने कर दिया है कि कोई भी जो पात्र लाभार्थी है वो 6 महीने से बढ़ा 1 साल में आवेदन कर सकता है। इसकी हमने अधिसूचना जारी कर दी है और जल्दी ही ये जो 6 महीने की बाध्यता वो 1 साल हो जाएगी। और आपके विधानसभा में जो ये 30 है उसकी लिस्ट मेरे पास उपलब्ध है, इसको निरस्त कर दिया गया। अगला कोई पूरे प्रश्न? धन्यवाद। अगला प्रश्न श्री गोपीचंद मीणा।
प्रश्न संख्या 364। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी नहीं, सरकार द्वारा जनजाति वर्ग के पशुपालकों को पशुधन खरीदने एवं पशुधन के रखरखाव हेतु टिन शेड निर्माण के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा नियम प्रावधान बनाकर आर्थिक स्वीकृति देने का वर्तमान में कोई योजना विभाग में संचालित नहीं है। पशुपालकों को पशुधन खरीदने एवं पशुधन रखरखाव हेतु टिन शेड निर्माण कराने हेतु प्रस्ताव पशुपालन विभाग के माध्यम से प्राप्त होने पर उनकी आवश्यकता, बजट की उपलब्धता एवं वैधता के आधार पर परीक्षण करा करके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा। पूरक प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए किसानों को, पशुपालकों को पशुपालन के व्यवसाय को, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, उन्नत करने के लिए टिन शेड निर्माण करने का आप पशुपालन विभाग से अनुदान दिलाने का प्रस्ताव अगर भिजवाते हैं तो श्रीमान मंत्री जी बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य की चिंता सही है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत अनुमत कार्यों की श्रेणी बी के तहत पशुपालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण यथा पशु आश्रय, बकरी आश्रय, सूकर आश्रय, किए जाने का प्रावधान है। उक्त कार्यों की स्वीकृति के संबंध में लाभार्थी निजी भूमि पर किया जाता है। अध्यक्ष महोदय जी, भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय बजट वर्ष 2024-25 में की गई घोषणा के अनुसार प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से जनजातीय वर्ग का सशक्तिकरण एवं दीर्घकालीन की समृद्धि सुनिश्चित करना। योजना के तहत पशुपालन विभाग द्वारा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत प्राप्त जनजातीय पट्टा धारकों को भेड़, बकरी, मुर्गी एवं सुअर विकास के लिए अनुदान दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्राप्त गाइडलाइन के अनुसार अनुदान दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी के प्रश्न से मैं उत्तर से संतुष्ट हूँ। अगला संतुष्ट है। जाति मंत्री जी ने ये जवाब दिया है कि हमारे विभाग ये अभी का ये एक मिनट, एक व्यवस्था तो पूछो। व्यवस्था का प्रश्न मैं उत्तर दे रहा हूँ ना, एक मिनट फिर आपसे। हमें ही पता है भगवा पहन के आए हो आप में जोश माननीय है। सदस्य आपस में मैं कह रहा हूँ जनजाति माननीय मंत्री जी के जवाब से अध्यक्ष महोदय मैं संतुष्ट हूँ पूर्ण रूप से। जब माननीय सदस्य संतुष्ट है तो अगला प्रश्न आप बोलने तो दो। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं व्यवस्था का नहीं हुआ ना कि जनजाति मंत्री जी ने जवाब दिया कि मेरे विभाग में नहीं है, पशुपालन विभाग में है। तो ये जवाब पशुपालन विभाग के मंत्री ये प्रश्न आ गया होता है। फिर अगला प्रश्न ये सरकार का जवाब है। आपको किसने कहा यार? आपको किसने कहा? आप बैठिए, आपके संसदीय, अरे आपके संसदीय मंत्री खड़े हैं ना, ऐसा थोड़ी हर प्रश्न में हम बोलेंगे। आपके मंत्री तय है तो ये उसको मैं रखा में बैठाना, अरे मैं बैठा रहूं ना, बैठिए। अगला प्रश्न होगा जवाब कांति प्रसाद पूछे, बैठिए।